तो दोस्तों, मैं आशीष सिकरवार फिर से स्वागत करता हूँ आपका शानवी क्लासेस में। और हम पढ़ रहे हैं हिंदी में हम लोग समाज से संबंधित जो चर्चा कर रहे थे, आज उसमें हम लेके आए हैं प्रश्न। 21 प्रश्न हैं, बहुत शानदार, कुछ सिंपल, कुछ एक अच्छे लेवल से क्वेश्चन हैं, ताकि थोड़ा सा दिमाग घूमेगा, कुछ चीज़ें नई कुछ सीखने को मिलेंगी। 100% श्योरिटी है। और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो समास का जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन है, हालांकि समास शब्द का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन 1 है, समास का अर्थ आप समझ सकते हैं संक्षेप, ए ऑप्शन, बी व्यास, सी टिप्पणी और चौथा है सार। जैसा कि आपको पता है, समास का अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप का अर्थ होता है कि 3 या 4 या 5 या 7, समझे, मतलब जितने ज़्यादा आपके शब्द होते हैं एक लाइन में, उसको कम से कम शब्दों में लिखना, उसे कहते हैं संक्षेप। तो समास का अर्थ ही होता है संक्षेप। तो पहला जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही है आपका, संक्षेप आंसर। अगर हम देखें व्यास, तो व्यास क्या होता है? व्यास एक विलोम शब्द है। व्यास क्या है? एक विलोम शब्द है। ठीक है, ये वाला, ये विलोम शब्द होता है। तो आंसर क्या है इसका? फर्स्ट आंसर इसका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है, कौन सा समास कहते हैं? देखो, एक थोड़ी हिंट इसमें आपको मिल चुकी है। आपने पढ़ा था क्रमधारय समास, अगर नहीं पढ़ा हो तो नीचे इसमें डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। सभी समासों के बारे में आराम से पढ़ सकते हैं। आपसे मैंने कहा था कि उत्तर पद प्रधान, ये तो आपका तत्पुरुष में भी होता है, इसमें भी आता है, पहली बात। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात दी है कि विशेषण विशेष। अगर आप देखेंगे तो एक शब्द क्या दिया हुआ है? विशेषण विशेष। ये शब्द जो दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। और विशेषण विशेष आपको पता है ये कहाँ आता है? ये थोड़ा सा सही नहीं लिखा हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए। तो विशेषण विशेष किस में आता है आपको पता है? केवल एक ही समास है जिसमें आता है, वो है आपका कर्मधारय समास, जो तत्पुरुष समास का एक उपभेद भी होता है। ठीक है, तो कर्मधारय समास इसका बिल्कुल सही आंसर है। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट। चलिए, अपने नंबर जरूर काउंट कीजिएगा, कितने नंबर आपके आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राम ने चतुर्भुज मूर्ति बनाई। पंक्ति में, ये जो पंक्ति लिखी हुई है, कह सकते हैं जो वाक्य लिखा हुआ है, चतुर्भुज शब्द कौन सा समास है? अच्छा, एक शब्द है चतुर्भुज, इस वाक्य में चतुर्भुज शब्द कौन सा समास है? बहुब्रीहि, कर्मधारय समास, द्विगु समास या अव्ययीभाव समास? बताएं। देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें आपने आंसर अगर लगाया है बहुब्रीहि समास, अगर आपने आंसर लगाया है तो यकीन मानिए आपका आंसर होता है रॉन्ग। हमने अभी तक पढ़ा हुआ है चतुर्भुज समास में 4 भुजाओं वाला, अर्थात हम बात करते हैं हमेशा विष्णु की, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। लेकिन अगर ये केवल इसके बारे में पूछता, चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है, तो बिल्कुल सही बात थी कि ये विष्णु है। लेकिन यहाँ पे एक वाक्य के अंतर्गत ये पूछा गया है। वाक्य के अंतर्गत, वाक्य आपको पता है क्या है? राम ने चतुर्भुज मूर्ति बनाई। तो क्या आपको पता है कि वो मूर्ति विष्णु की है? हो सकता है वो चतुर्भुज मूर्ति किसी भी चीज की हो, कोई आयत हो या कोई स्क्वायर हो, कुछ भी हो सकता है। तो जब तक हमें क्लियर नहीं है कि वो मूर्ति किस चीज की है, तो हम नहीं कह सकते कि मूर्ति विष्णु के बारे में बात कर रही है। अर्थात यहाँ पर हम चतुर्भुज में 4 जो शब्द है, इस पर विशेष फोकस करेंगे, जो क्या है? एक संख्या, और संख्या किस में आता है? द्विगु में। तो इसका मतलब है आंसर नंबर सी इज आपका करेक्ट है। जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर उसमें कोई आपको परेशानी आ रही है तो कमेंट में लिखिएगा, आपका आंसर भी दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नांकित में से किस पद में अव्ययीभाव समास नहीं है? यूपीएसआई में क्वेश्चन आया हुआ है, अव्ययीभाव समास नहीं है। तो सर स्पेशल बात कर रहा हूं मैं नहीं पर। ठीक है, चलिए, तो प्रतिध्वनि ऑप्शन में है, सरयू पार ऑप्शन में है, प्रतिदिन ऑप्शन में है, और उपयुक्त सभी अव्ययीभाव समास हैं। तो बताइएगा, आप बहुत जल्दी आपने बोला होगा कि सभी की, लगभग आपका जो आंसर है कि भाई सभी जो हैं वो अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आपके जो आंसर हैं, बिल्कुल आपने ऐसा सोचा होगा या आपने आंसर दे भी चुका होगा। तो ये आंसर आपका रॉन्ग है। अगर ये 4th नंबर ऑप्शन रॉन्ग है, इसका मतलब है कि इनमें 3 में से कोई ना कोई एक तो ऐसा है जो अव्ययीभाव समास का एग्जाम्पल नहीं है। देखिए, अव्ययीभाव समास में अगर कभी भी आपको दिक्कत आ रही है, हालांकि काफ़ी सारी जो बुकें हैं या जो टीचर्स हैं वो ये कहते हैं कि भाई आ, अनु, प्रति, हर, भर, यथा, सा आदि, इस प्रकार से अगर कभी उपसर्ग मिले तो
वो अव्ययीभाव समास के उदाहरण में आते हैं, ऐसा काफ़ी लोगों ने कहा या किताबों के बारे में लिखा। लेकिन मैंने कभी भी ऐसा, इस वीडियो के अंतर्गत आप देखेंगे, अगर लिंक देखेंगे तो उसमें ऐसी बात नहीं की है। मैंने एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है कि अव्यय का मतलब होता है जो शब्द चेंज ना हो, जो शब्द कभी चेंज ना हो। अब देखिए प्रतिध्वनि का शब्द क्या होता है, प्रतिध्वनि शब्द चेंज होती है क्या? हाँ होती है। प्रतिध्वनियाँ क्या होती है? प्रतिध्वनियाँ। जब बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनियाँ कहते हैं। सरयू पार कभी क्या कभी चेंज होता है? नहीं होता। सरयू पार चेंज नहीं, सरयू पारो नहीं होता, कभी चेंज नहीं होता। इसमें पार शब्द है वो जो बाद का जो है एक उपसर्ग की भांति कार्य कर रहा है, सॉरी अव्यय की भांति कार्य कर रहा है सेकंड शब्द। प्रतिदिन चेंज नहीं होता, इसका मतलब है कि ये जो है शब्द अव्ययीभाव शब्द है, प्रतिदिन अव्ययीभाव शब्द है, सरयू पार अव्ययीभाव शब्द है। तो बचा क्या आपका? प्रतिध्वनि। अब बोलेंगे प्रति शब्द तो आ रहा है जी, बिल्कुल आ रहा है, लेकिन शब्द अपने आप को चेंज ना करे। अगर शब्द चेंज नहीं करता तो ये अव्ययीभाव होता, लेकिन ये अपने आप को चेंज कर सकता है, इसका मतलब ये अव्ययीभाव नहीं है, ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगी। ये बात समझ में आ रही होगी आपको। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जैसा हुआ है वैसा बताओ, नमक मिर्च लगाने की जरूरत नहीं है। पंक्ति में नमक मिर्च शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, तो एक वाक्य लिखा है, उस वाक्य के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि शब्द आया है नमक मिर्च। बताइए क्या है? बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है या द्वंद्व समास है? फटाफट सोचिएगा। आई थिंक आपने सोचा भी होगा कि ये नमक मिर्च, तो आपने लिखा सोचा होगा नमक और मिर्च। बिल्कुल 100% मैं सोच सकता हूँ कि आपने ये लगभग बात यहाँ तक सोचा होगा। नमक और मिर्च, ये बिल्कुल सही सोचा है आपने। अगर हम देखें तो लगभग सही है, लेकिन अब वाक्य के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वाक्य के अकॉर्डिंग ये सही नहीं था, क्योंकि वाक्य में कहा हुआ जैसा हुआ वैसा बता, नमक मिर्च लगाने की जरूरत नहीं है। नमक मिर्च का मतलब यहाँ पे वास्तविक रूप से नमक मिर्च का नहीं है। यहाँ इसका अर्थ क्या होता है? कुछ भी राई का पहाड़ कहते हैं, राई का पहाड़ वाली बात हो गई है, या जो मुहावरे जो शब्द आ जाते हैं उसमें, मतलब ये नमक मिर्च, नमक और मिर्च ना होकर किसी अन्य के बारे में बात कर रहा है कि कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात वाली बात हो रही है यहाँ पर। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो नमक मिर्च है वो बढ़ा चढ़ाकर समझने की बात हो रही है, तो ये अपने अर्थ को खोकर एक तीसरे अर्थ की ओर संकेत कर रहा है, तो ये कहलाता है बहुब्रीहि समास। बहुत सिंपल सी बात है कि जब कोई शब्द, अगर मैं ये केवल ये कहता, अगर ये मान लीजिए आपको ये नहीं लिखा होता, अगर आपको ये नहीं लिखा होता, ठीक है, और आपसे बोलता कि नमक मिर्च शब्द में कौन सा समास है, तो बिल्कुल सही था कि नमक मिर्च में केवल नमक और मिर्च आ रहा है, तो 100% द्वंद्व समास था। लेकिन अभी वाक्य के अकॉर्डिंग ये शब्द सही नहीं था, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल सही बात है कि ये क्या होगा? बहुब्रीहि समास। चलिए आगे चलते हैं। नीलकमल, नीलकमल में कौन सा समास है? तो आप बता सकते हैं तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या बहुब्रीहि। मैंने आपको हमेशा बताया है इस बात पे, तो आपने, अगर आपने कर्मधारय समास का मेरा वीडियो देखा हो तो उसमें बिल्कुल सही बात है कि विशेषण और विशेष या कोई समानता वाली बात की जाती है तो वहां पर आता है बहुब्रीहि समास। देखिएगा कमल क्या है इसमें, अगर मैं बात करूं कमल, ये कमल शब्द क्या है? ये कमल शब्द जो है वो क्या है? एक संज्ञा। और कमल कैसा है भाई? कमल कैसा है? आप बोलेंगे नीला, तो नीला शब्द क्या हुआ आपका? विशेषण। जब कमल शब्द संज्ञा है और उसके आगे विशेषण है तो ये शब्द क्या कहलाएगा आपका? कर्मधारय समास। तो बी आंसर इज परफेक्ट आंसर था यहाँ पे। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर भी कुछ सही आया होगा, आई होप। चलिए आगे चलते हैं। अव्ययीभाव समास का एक उदाहरण है यथाशक्ति। तो अव्ययीभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति जो है, उसका सही विग्रह क्या होगा? यहाँ पर विग्रह वाली बात पूछी गई है। एमपीएसआई में क्वेश्चन आ चुका है, प्लाटून कमांडर में ये क्वेश्चन शायद पूछा गया था। तो जैसी शक्ति, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन जितनी शक्ति, थर्ड ऑप्शन है शक्ति के अनुसार, और 4 है यथा जो शक्ति। आपकी बात बिल्कुल सही है कि अव्ययीभाव समास है, क्योंकि इसमें यथा शब्द जो है वो एक उपसर्ग की भांति कार्य कर रहा है, और ये शब्द अपने आप को चेंज नहीं करेगा। यथाशक्ति हमेशा इसी रूप में रहेगा, चाहे वो कैसे भी फॉर्म में आप बनाने की कोशिश करें कि मैं यथाशक्ति काम कर रहा हूँ, आप सभी यथाशक्ति काम कर रहे हैं, सीता यथाशक्ति काम करेगी। तो इसका मतलब ये है कि हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग या आपके वचन चेंज हो जाए तब भी वो शब्द चेंज नहीं हो रहा है, तो ये अव्ययीभाव समास है, पहली बात। दूसरा ये है कि यथा का मतलब होता है अनुसार, तो ये क्या हुआ? शक्ति के अनुसार। बिल्कुल सही बात है, सी आंसर इस करेक्ट आंसर था इसका। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, बहुत अच्छा शब्द है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा समास है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार एक क्वेश्चन है ये।
प्रतिकूल शब्द में कौन सा समास है, और बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल। चलिए, आपने जैसे शब्द देखा, प्रति एक शब्द आ गया है, और आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया था प्रति शब्द जो होता है वो किस में आता है, ये एक उपसर्ग की भांति कार्य करता है। और आपको पता है कि उपसर्ग की भांति जब हम कार्य करते हैं तो हमेशा क्या होता है, अव्ययीभाव समास की ओर हम हमेशा पहुंचते हैं। लेकिन यहां पर ये शब्द गलत है। अब बात ये है कि प्रतिकूल शब्द कभी भी अपने आप को चेंज नहीं करता है। पहली बात, प्रतिकूल शब्द हमेशा प्रतिकूल ही रहता है। हम सब प्रतिकूल अवस्था में हैं, तुम प्रतिकूल अवस्था में हो, चाहे किसी भी जेंडर में लेके आए, किसी भी वचन में लेके आए, ये अपने आप को कभी चेंज नहीं करता। तो इसकी एक बात तो सही है कि भाई अव्ययीभाव समास हमने इसलिए लगा रहे हो कि भाई ये प्रतिकूल है, जो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन इसमें ये रॉन्ग है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये कुछ और चीज होने की बात कर रहा है। क्या है, मैं आपको समझाता हूं कि भाई आप एक बार समझिए, मैं इसका आंसर दे रहा हूं बहुब्रीहि। वजह क्या है, प्रति का अर्थ क्या होता है, इसको समझें। प्रति का अर्थ क्या था, विरोध या विपरीत, ये होता है ना। अनुकूल और प्रतिकूल, अनुकूल जो अभी तक मार्च से पहले हम सब कुछ हमारे अनुकूल चल रहा था, लेकिन अब कैसा हो गया, प्रतिकूल, मतलब क्या हुआ, विपरीत हो गया। और कूल का अर्थ क्या होता है, कूल का अर्थ होता है यहाँ पर किनारा। कूल का अर्थ क्या होता है यहाँ पे, किनारा। इसका अर्थ ये है कि प्रतिकूल शब्द का मतलब हुआ विपरीत, किनारे के विपरीत, किनारे के विपरीत। तो क्या वास्तव में इसका अर्थ किनारे के विपरीत होता है, नहीं। प्रतिकूल शब्द अपने प्रति और कूल दोनों शब्दों को खोकर एक तीसरा शब्द बनाता है, वो है उसका अर्थ विरोध, अकेला विरोध की बात करता है। तो यहां पर शब्द अपने शब्द को खोकर एक नया शब्द बना रहा है, इसलिए इसका अर्थ होगा बहुब्रीहि समास। इसका डी आंसर बिल्कुल सही जाएगा। चलिए मैं आपको समझा देता हूं एक बार और। भाई देखिए, यहाँ पर लिखा है कूल, किनारा से विपरीत। कूल मतलब कूल, और प्रति मतलब क्या होता है, विपरीत। इसका मतलब क्या हुआ, विरोधी की बात कर रहा है। तो आज मौसम कैसा है, प्रतिकूल है। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हम किनारे के विपरीत जा रहे हैं, इसका मतलब है कि विपरीत की बात कर रहे हैं, मौसम जो हमारे आज साथ नहीं दे रहा है। तो इसलिए शब्द में क्या आएगा, बहुब्रीहि समास। ठीक है, चलिए। शरणागत का सही विग्रह क्या होगा, ये क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। शरण को आया हुआ, शरण को आगत, शरण में आगत, इनमें से कोई नहीं। चलिए सोचिएगा क्या होगा। आप देख रहे हैं कि पहला और दूसरा तो लगभग सेम लग रहा है, और तीसरा हमने अभी तक पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, शरण में आगत काफी लोग पढ़ते हैं, लेकिन याद रखिएगा शरण में आगत शब्द नहीं होता है। आप किसी की शरण में नहीं आ रहे हैं, आप शरण के को आ रहे हैं, शरण को आ रहे हैं, शरण अंदर नहीं आ रहे शरण के, है ना। इसका मतलब है कि या तो ए सही है या फिर बी सही है। देखिए इनमें से क्या है कि कभी भी शब्द अगर ऐसा आता है तो आप यकीन मानिए, शरण को आया, आया हुआ नहीं करना है इसको। आगत है वो, आ नहीं चुका है, भी आया हुआ, आगत, शरण को आगत। तो आंसर नंबर बी इज करेक्ट आंसर था। चलिए, तो इसका आंसर क्या रहेगा, आंसर नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। टोटल हम 10 क्वेश्चन में पहुंचने वाले हैं, और बताइएगा इसका आंसर क्या रहेगा। स्वर्ण फूल में कौन सा समास है, स्वर्ण फूल, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या बहुब्रीहि समास। देखिए इसमें आप बहुत सिंपल सी बात समझ में आ रही होगी आपको कि भाई फूल कैसा है, स्वर्ण। तो कहीं ना कहीं आप कर्मधारय समास की ओर जाने की बात सोच रहे होंगे, लेकिन ये बात कैसी हो गई आपकी, गलत। अब बताते हैं क्यों। बहुब्रीहि, क्या ये स्वर्ण फूल अपने शब्द को खोकर कोई नया शब्द बना रहा है क्या? क्या स्वर्ण फूल अपने शब्द को खोकर एक नया शब्द बना रहा है? नहीं बना रहा भाई। स्वर्ण फूल मतलब सोने से बना फूल होता है। क्या होता है, सोने से बना, स्वर्ण से बना फूल। और स्वर्ण से किस में आता है, तत्पुरुष समास में आता है। बस आंसर नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए स्वर्ण फूल क्या हुआ, स्वर्ण से बना फूल। ठीक है, चलिए नंबर 11 पहुंचते हैं। विकृति शब्द में कौन सा समास है, विकृति शब्द में कौन सा समास है? तो अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या कर्मधारय समास, बताइए। जैसा कि आप देख रहे हैं विकृति, कृति मतलब क्या होता है, रचना। वि मतलब विपरीत, है ना। जब किसी से देखो, जब आप कोई चीज बना रहे हैं, आकृति बनाई और आकृति कैसे बिगड़ गई, तो बोलते हैं विकृति आ जाती है। शरीर में क्या होता है, विकृति आ जाती है। तो ये सब क्या विपरीत हो जाता है। तो जो कृति के विपरीत हो जाते हैं तो उसमें आंसर क्या है, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि या कर्मधारय। तो आप बिल्कुल सही अगर आपने लगाया है यहाँ पर कृति से विपरीत। और कृति से देखिएगा, कृति से आ रहा है, कृति से, तो ये क्या कहलाएगा, से क्या होता है आपका, तत्पुरुष समास। आंसर नंबर बिल्कुल सही है, बी, बिल्कुल कृति से विपरीत। इसको लिखते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट ये शब्द हैं। अगर आपको समझ में आ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको फिर से समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में।
दिग्भ्रांत शब्द में कौन सा समास होगा भैया? दिग्भ्रांत शब्द में आप देखें सभी से, एक तो बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सभी के सभी इसमें क्या है, तत्पुरुष हैं, तो अच्छी बात है, तत्पुरुष है। अब आते हैं कौन सा होगा। दिग्भ्रांत, दिग मतलब क्या होता है? दिशा। भ्रांत मतलब क्या होता है? भटकी हुई, है ना। तो दिशा से क्या हो गए, हम भटक गए हैं। जब दिशा से हम भटक जाते हैं तो क्या संप्रदान होता है, करण होता है, अपादान होता है या संबंध होता है? आपको बिल्कुल पता है भाई, जब हम किसी चीज से अलग हो जाते हैं तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? कर्ण तत्पुरुष समास। इसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं फटाफट। दीर्घायु शब्द में कौन सा समास है? दीर्घायु की अगर हम बात करें तो तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या द्वंद्व बिल्कुल सही अगर आपने सोचा है। देखिए मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझिएगा। आयु एक संज्ञा के रूप में आता है और दीर्घ, तो आयु कैसी है? दीर्घ है। जब आयु कैसी दीर्घ, तो मतलब दीर्घ क्या है? विशेषण है, और आयु आपका समझ में संज्ञा के रूप में है। तो यहाँ पर ये शब्द क्या कहलाएगा? आपका बिल्कुल सही आपका आंसर है कर्मधारय समास। इसका बिल्कुल सही आंसर था। चलिएगा नंबर 14, नर शार्दूल शब्द में कौन सा समास है? बहुत शानदार एक क्वेश्चन। नर शार्दूल शब्द में कौन सा समास है? आप अगर देखेंगे इसमें द्वंद्व समास भी आ रहा है ऑप्शन में, तो नर और शार्दूल अगर आप ऐसा सोच रहे हैं अच्छी बात है। क्या इसमें कोई और समास हो सकता है? क्या और हो सकता है? कर्मधारय समास हो सकता है क्या? चलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा समझाता हूँ इसमें क्या होता है। नर रूपी शार्दूल की बात करते हैं। नर रूपी शार्दूल आपने देखा होगा, नरसिंह की बात करते हैं, नर रूपी सिंह होता है ना। ऐसे क्या होते हैं आपके नर शार्दूल, क्या नर रूपी शार्दूल। तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे रूपी शब्द की बारे में बात कर रहे हैं। रूपी शब्द जो बात करते हैं तो उसमें क्या आता है? इसमें कर्मधारय समास। रूपी मतलब क्या हो गया? यहाँ पे रूपक कर्मधारय समास यहाँ पर प्रधानता होती है। तो बिल्कुल सही बात है, इसमें कर्मधारय समास का आंसर बिल्कुल सही था। चलिए आगे चलते हैं। 25 शब्द में कौन सा समास है? 25 एक शब्द है, इसमें समास बताइए कौन सा है? बिल्कुल सही है। अगर आपने सोचा है कि जब भी कोई संख्या वाली बात करते हैं तो संख्या में बात क्या होता है? 25 मतलब होता है 20 और 5। 20 और, जब और शब्द की बात यहाँ पे आ रही है तो समाहार द्वंद्व समास इसमें होता है। तो बिल्कुल सही आंसर था इसका द्वंद्व समास। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 16, देवर्षि शब्द में कौन सा समास है? देवर्षि शब्द में समास कौन सा है? तो देखिए इसमें आ रहे हैं तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व। तो आपने अगर देखा है देवर्षि हम नारद के लिए बात करते हैं, लेकिन 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 इसमें एक बात बहुत अच्छी आ रही है। इसमें शब्द है देवर्षि नारद के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन में कर्मधारय भी आ रहा है, इसमें ऑप्शन में आपका द्वंद्व सही बहुब्रीहि आ रहा है। ठीक है, अगर बहुब्रीहि ऑप्शन है तो ठीक है, हमने मान लिया बहुब्रीहि ऑप्शन है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसका अगर हम विग्रह देखें तो जो देव है और जो ऋषि है, क्या होता है? जो देव है और जो ऋषि है, तो आंसर इसका रहता है कर्मधारय समास। क्या रहता है? कर्मधारय समास। इसका आंसर बिल्कुल सही रहता है। इसमें क्या होता है बताता हूं आपको। इसमें आंसर आता है, सॉरी, इसमें क्या होता है, लिखा आता है जो देव है, जो ऋषि है, मतलब देवता भी हैं और ऋषि भी हैं, तो इससे होते हैं देवर्षि। और देवर्षि आपके साधु संत भी हो सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, नारद के लिए भी होता है। मैं केवल ये नहीं कह रहा हूँ कि नारद के लिए ही यूज होता है, नारद के लिए भी यूज होता है। भी मतलब उनके अलावा और भी शब्द होंगे। इस कारण से ये कर्मधारय समास में प्रधानता लेता है। तो आंसर बिल्कुल सही है। इसका आंसर नंबर 2 इज करेक्ट आंसर था। चलिए आगे चलते हैं। सिरफरा शब्द में समास बताएं। सिरफरा तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या द्वंद्व समास। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, अगर आप पहले सोच लीजिएगा। तो इसमें जो आंसर है वो है आपका बहुब्रीहि समास। बिल्कुल सही आंसर है। क्यों है? आप कहेंगे सिरफरा किसको बोलते हैं भाई? अरे भाई, सिरफरा देखिए, सिर मतलब सिर, फिरा मतलब घूमना, तो सिर का घूमना ऐसा बोलते हैं क्या? वह सिरफरा इंसान है, तो उससे क्या बोलते हैं? उसका मतलब यह है कि वो क्या बन गया? वो सनकी इंसान है। तो सिरफिरा, सिर और फिरा जो दो शब्द हैं, इनकी प्रधानता ना देकर किसी तीसरे शब्द मतलब सनकी शब्द की ओर संकेत कर रहा है, और सनकी शब्द की ओर संकेत करने के कारण ये क्या कहलाएगा? आपका बहुब्रीहि समास। बिल्कुल सही आंसर है। तो आंसर समझ में आ गया होगा। नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो शेयर भी कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है आपका शेयर। अगर इसमें आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और एक नीचे चैनल के जहाँ वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे बेल आइकन भी है, इसको प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो वीडियोज़ हैं आपको निरंतर मिलते रहे और आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। ठीक है, तो शेयर जरूर कीजिएगा। ये ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही आपके क्वेश्चंस आते रहेंगे अलग अलग तरीके से। बहुत हेल्पफुल है आपके एसआई या किसी भी टेट एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम जिसमें आपकी हिंदी
पूछी जाती है। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 18 है तिरंगा शब्द में कौन सा समास है। तिरंगा शब्द में समास की बात कर रहे हैं तो दिगु शब्द भी है, कमधारय, बहुब्री या द्वंद्व बताइएगा। तिरंगा किसके लिए बात करते हैं तिरंगा, तो आप बोलेंगे तीन रंगों, तीन रंग। और जैसे मैंने बोला कि भाई तीन है और तीन शब्द क्या होता है, एक संख्या होती है, संख्या के लिए आपने आंसर लगाया होगा दिगु। लेकिन आप समझ लीजिए बात को कि इसमें बहुब्री जब ऑप्शन में दिया हुआ है तो यहाँ पे तिरंगा हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को बोलते हैं। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है, तिरंगा। और तिरंगा के कारण ऐसा होने के कारण ये बहुब्री आंसर बिल्कुल सही है। तो आंसर नंबर जो है आपका 4 बिल्कुल सही आंसर है। सॉरी, थर्ड नंबर जो आपका आंसर है बिल्कुल आपका सही है, थर्ड नंबर का आंसर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आंसर देखते हैं, नेक्स्ट आंसर चलते हैं कि भाई इसमें लिखा हुआ रत्न गर्भा शब्द में कौन सा समास है। रत्न गर्भा शब्द की अगर हम बात करें तो तत्पुरुष, कमधारय समास, बहुब्री समास या द्वंद्व समास। जैसा कि आप देख रहे हैं रत्न गर्भा, ठीक है। आप इसके पास में ऑप्शन देखिएगा एक बार, ऑप्शन में आपको दिखाता हूँ। तत्पुरुष है, कमधारय, तो गर्भ मतलब होता है जिसके अंदर, रत्न मतलब हीरे जवाहरात है ना। तो रत्न गर्भा क्या होता है भाई, आपको पता है कि भाई जिसके अंदर हीरे जवाहरात छुपे हुए हैं। तो ये क्या हुआ, हमारी भूमि, धरती को हम रत्न गर्भा, वसुंधरा, भूमि इस नाम से पुकारते हैं। तो आंसर बिल्कुल सही है कि बहुब्री समास का एक उदाहरण है। बहुब्री समास अगर आप नहीं पढ़ा हो इस प्रकार से तो मैंने आपको नीचे आपको इसमें लिंक दे दूंगा, आप आराम से इसमें बहुब्री समास, तत्पुरुष या कमधारय जो भी समास में आपको प्रॉब्लम अभी आई है, जितने आपने क्वेश्चन देखे आप वहां से पढ़ सकते हैं। चलिए तो इसमें देखिए, रत्न है गर्भ में जिसके, रत्न है गर्भ में जिसके, तो ये क्या कहलाएगा आपका बहुब्री समास। यहाँ पर थोड़ा सा ये गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे क्या क्या कहलाएगा, बहुब्री समास कहलाएगा क्योंकि ये भूमि का एक पर्यायवाची है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। नंबर 20 है तुषार धवल शब्द में समास बताएं। तुषार धवल, तो इसमें देखिएगा आंसर में है अव्यय, तत्पुरुष, कमधारय, बहुब्री। तो बताइए क्या आंसर निकलेगा। तुषार धवल, देखिए यहाँ पे शब्द को समझिएगा। धवल मतलब होता है सफेद, और कैसा है वो, सफेद कैसा है, तुषार मतलब बर्फ के समान। और बिल्कुल आप समझ में आ चुका होगा, के समान जब शब्द में आ ही चुका है, जब शब्द में के समान होता है तो के समान क्या होता है, उपमा कमधारय समास की बात करता है। तो तुषार बर्फ के समान, धवल मतलब सफेद है, तो ये उपमा कमधारय समास इसके अंतर्गत आता है, जिसमें समानता आपस में दिखाई जा रही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा। लोकनायक ने इंदिरा जी की आपातकालीन शासन व्यवस्था का विरोध किया, पंक्ति में लोकनायक शब्द कौन सा समास है। बहुत बढ़िया, ऐसी क्वेश्चन एक आ चुका है ऊपर, अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज देख लीजिएगा। और ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, लोकनायक शब्द कौन सा समास है। तो आपको पता है भाई लोकनायक अव्ययभाव समास है, तत्पुरुष समास है, कमधारय या बहुब्री है, बताइएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपने बोला लोकनायक, तो लोक का नेतृत्व करने वाला, लोगों का नेतृत्व करने वाला। तो आप देखेंगे, आप सोच रहे होंगे भाई लोगों का नेतृत्व करने, तो का की आ रहा है भाई, है ना। तो ये आप सोच रहे होंगे भाई ये तत्पुरुष समास है, लेकिन आपने अगर आंसर तत्पुरुष दिया है तो ये आंसर सेकंड नंबर का आंसर रॉन्ग है। आपने बोला भाई बाला आ रहा है, वाली आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें जो लोकनायक कौन है भाई, किसने इंदिरा जी की आपातकालीन व्यवस्था का जो विरोध किया था, वो थे लोकनायक। और इसमें लोकनायक का अर्थ हो, आप समझ रहे होंगे, नारायण जी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जेपी नारायण की बात कर रहे हैं, जयप्रकाश नारायण जी की बात कर रहे हैं। तो लोकनायक एक उपाधि के रूप में उनको मिली है, उसमें उसी उपाधि के बारे में बात की जा रही है, इसलिए ये बात की जाएगी आपकी बहुब्री समास। इसका आंसर नंबर 4 इस करेक्ट आंसर था, करेक्ट। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा आई होप। और कितने नंबर हैं ये नंबर जरूर काउंट आपने कर लिए होंगे, ठीक है। तो बिल्कुल इसमें नंबर भी अगर आप चाहते हैं कि नंबर कमेंट में लिख सकें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर इसमें इसके बावजूद इसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप जरूर लिखिएगा कि मेरे को इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको लिखिएगा, और आपके अनुसार वो क्या होना चाहिए था वो भी लिखिएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत हो तो हम उसमें अगली वीडियो में आपको मैं कर सकूँ, ठीक है। बाकी मेरा नंबर है, ठीक है, ये इसमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपके क्वेश्चंस का आंसर भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहाँ तक बात हमने कर चुके हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। शेयर करना ना भूलें ताकि आप अपने मित्र, अपने मेंबर, जो भी फैमिली मेंबर हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाएं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है और इस प्रकार की वीडियो आपके आते रहेंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ, शानवी क्लासेस में। मैं आशीष अग्रवाल आपका धन्यवाद करता हूं आज, और हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक की नमस्कार, शुभ रात्रि।